हाँ, सो वैकेशन के बाद हम स्टार्ट करते हैं नाउ। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी हमें देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चैप्टर हमने यहाँ तक तो देख लिया है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले चार्जेस के बारे में पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। आज पढ़ना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया था इंट्रोडक्शन के टाइम पर कि क्लास 10th में हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़े थे। ओके, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था, उसके बाद वाला चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले मैं फिगर से थोड़ा बहुत तुम्हें समझाता हूँ। देखो, सपोज पॉजिटिव हमारा सोर्स चार्ज है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी बाहर की तरफ। ओके, तो ये बाहर जा रहा है। क्यों बाहर की तरफ? उसका रीजन भी मैंने बताया था, याद आ रहा है? पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ क्यों है? नहीं, नेगेटिव है ही कहाँ, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही चार्ज है, पॉजिटिव। मैंने रीजन बताया था, फिर से बता रहा हूँ, याद रखना। हाँ तो क्या था, मैंने ये हमने आगे भी पढ़ा था, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था। क्या, फिर से बता रहा हूं, याद रखना। हम हमेशा सोर्स चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे, लेकिन पॉइंट चार्ज, ओके, जो हम पॉइंट चार्ज लेंगे, पॉइंट चार्ज मतलब कि जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं या जो हमारा कंसर्न है। ओके, एक हमारा पॉइंट चार्ज था, वो हम कुछ भी लेंगे, और एक था सोर्स चार्ज। तो मैंने बताया था कि पॉइंट चार्ज, जिसका नाम हमने एक और भी नाम दिया था, क्या? टेस्ट चार्ज। ओके, सो टेस्ट चार्ज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये बताया था मैंने। टेस्ट चार्ज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। अगर बीच में सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और यहां पर मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया, वो तो पॉजिटिव ही है, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन, मतलब कि रिपेल होगा। ओके, तो ये रिपेल करेगा पॉइंट चार्ज। जैसे ही मैंने टेस्ट चार्ज रखा यहां पर, वो क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब उसको दूर फेंकेगा। तो दैट्स वाई ये बाहर जा रहा है। और अगर टेस्ट चार्ज तो वही मैं रखने वाला हूं, लेकिन सोर्स चार्ज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रख लिया, तो ये इसको उसकी तरफ खींच लेगा, सोर्स चार्ज। किसको? टेस्ट चार्ज। दैट्स वाई नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा तो लाइंस कैसी आएगी? अंदर की। याद रहेगा? इट ऑल डिपेंड्स, चलो जल्दी जल्दी, इट ऑल डिपेंड्स विथ पॉइंट और से टेस्ट चार्ज। ओके, मतलब टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव ही है, तो डिपेंड मतलब किस पे रहेगा? नॉट टेस्ट चार्ज पे, डिपेंड रहेगा सोर्स चार्ज पे। अगर सोर्स चार्ज तुमने पॉजिटिव ले लिया तो फील्ड लाइन होगी बाहर की तरफ, और सोर्स चार्ज अगर तुमने नेगेटिव ले लिया तो फील्ड लाइन होगी अंदर की तरफ। ये याद तो रह गया, लेकिन ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द टेस्ट चार्ज वी आर टेकिंग ऑलवेज एज अ पॉजिटिव चार्ज। सो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ये यहां से दूर फेंकेगा टेस्ट चार्ज को, और अगर नेगेटिव होगा तो टेस्ट चार्ज को वो क्या कर देगा? अट्रैक्ट कर लेगा। अंडरस्टूड? ये हमने देखा था। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो सपोज मैंने सोर्स चार्ज क्या लिया है? पॉजिटिव। अगर मैंने पॉजिटिव सोर्स चार्ज लिया है तो यहां मैं शो कर रहा हूं, देखो ऐसे लाइन बनाई, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मान लो कि मैं ये वेक्टर ही बना रहा हूं। यहां से मैंने ऐसे एक वेक्टर बनाया, फिर वेक्टर बनाया, फिर वेक्टर बनाया, ये डायरेक्शन में भी वेक्टर, ये फिगर में बना हुआ, ये सेम बनाया हुआ है, ये तो मैं फिर से नहीं बना रहा हूँ, यहीं पे शो कर रहा हूँ। सो देखो कि इस डायरेक्शन में भी वेक्टर वेक्टर वेक्टर, सभी डायरेक्शन में ऐसे लाइंस जा रही हैं। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो हमने बनाई है या बुक में जो बनाकर गिवन है, वो लाइंस, वो वेक्टर्स, उसकी लेंथ देखो, स्टार्टिंग वाली बिगर, फिर उसे छोटी, फिर उसे छोटा वेक्टर, मतलब बड़ा वेक्टर, फिर छोटा वेक्टर, फिर और छोटा वेक्टर, वैसे गिवन है सभी डायरेक्शन में। क्यों वैसे गिवन है? क्योंकि इससे हमें दोनों चीजें पता चलती है। कौन सी दोनों चीजें? सबसे पहली कि भाई ये है, सपोज ऐसे एरो दिखाया गया है, तो इससे एरो देख के मुझे क्या पता चलेगा? सपोज मुझे यहाँ पता करना है, तो ये एरो देख के मुझे क्या पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड
की डायरेक्शन क्या है, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर अगर ये मेरा पॉइंट अगर मैंने यहाँ रखा, मेरा चार्ज मैंने यहाँ रखा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, टॉवर्ड्स दी से राइट। क्यों, ये एरो देख के पता चला मुझे। ओके, तो एक तो डायरेक्शन पता चली, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी भी पता चलेगी। कैसे पता चलेगी कि यहाँ पर बड़ा वेक्टर है, मतलब नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, फिर उससे दूर जाएंगे तो कम होगी, उससे और दूर जाएंगे तो कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। फॉर्मूला हमने देखा था। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी और से स्क्वायर ऑफ द रेडियस। इलेक्ट्रिक फील्ड E is inversely proportional to the R square, E proportional to 1/r square। तो मतलब जितना R बढ़ाओगे उतना E क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना तुम रेडियस और से डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना E क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसलिए हमने ऐसे लाइन ड्रॉ की है, तुम्हें भी ऐसे ही ड्रॉ करनी है। ये अगर थियरी पूछी जाए तो ये लाइन, ये फिगर ड्रॉ कर देनी है, बीच में सोर्स चार्ज पॉजिटिव, और फिर हमें जाना है, दूर चले जाना है, मतलब कि एरो पॉजिटिव है तो बाहर जाएगी, तो बाहर की तरफ एरो बनाएंगे, पहला वेक्टर बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इससे क्या हमें समझने को आता है, क्या फिगर को रीड करें तो हमें क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले तो पता चलेगी एरो के हिसाब से, और दूसरा कितना छोटा एरो है उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। सपोज यहाँ पर मैं बना दूं तो यहाँ पे एकदम छोटा सा एरो बनाऊंगा, मतलब क्या, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एकदम नेग्लिजिबल जैसी है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड का था। तुम मैग्नेट से जितना दूर जाओगे उतनी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट कम होगी। यहाँ पर रखा और ऐसे चिपक गया, और वहां रखा तो वो हिला भी नहीं, क्यों भाई, इतना दूर है। तो अंडरस्टूड। तो ये हमने एक फिगर से समझा, क्या, फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है, वो भी कौन सा, पॉजिटिव। ओके, अगर नेगेटिव होता तो क्या करते, सेम लेकिन डायरेक्शन उल्टी, सेम लेकिन डायरेक्शन उल्टी। लाइनें तो ऐसी ही होगी, नजदीक में ज्यादा, फिर उसमें ऐसा मत करना कि दूर वाली बड़ी, और क्यों, मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज के आसपास ही ज्यादा होगी ना। अंडरस्टूड। पॉजिटिव या नेगेटिव से तो डायरेक्शन हम पता करते हैं। डन, पक्का। ओके, तो वो हो गई फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। नाउ अब आगे अगर हम डिस्कस करें, फिर जाते हैं फिगर से ही, मैं पहले समझा देता हूं, फिर हम वर्ड टू वर्ड भी पढ़ते हैं। अब ये अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई 2D क्वांटिटी तो है नहीं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड 3D क्वांटिटी है। मतलब सपोज जैसे मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ मैग्नेट रख दिया तो भाई पूरे एरिया, पूरे वॉल्यूम में वो इफेक्ट करेगा ना, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सब जगह। ओके, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम फॉरवर्ड बैकवर्ड सब कुछ। तो यहाँ पर भी हम तो 2D कंसीडर नहीं करेंगे, हम क्या कंसीडर करेंगे, 3D कंसीडर करेंगे। तो हमने देखा था क्या, अगर हम 2D कंसीडर कर रहे हैं तो मैथ्स में भी देखा था, और 11th में, और फिजिक्स में भी हमने देखा ही था, सॉलिड एंगल एंड ऑल, उसके बारे में भी बात की थी। क्या कि अगर ये हमारा कोई एंगल है थीटा, और से सपोज हमने ऐसा सर्कल ड्रॉ किया, ओके, तो ये है मेरा थीटा, ये है मेरा आर, और ये है मेरा आर्क जिसकी लेंथ है क्या, एल। तो हम, ये तो 2D है। ओके, तो उसमें हम क्या शो करते थे कि थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। याद आया? एक तो ट्रिग्नोमेट्री में भी आ गया था 11th में, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, और ना आया हो तो फिजिक्स में भी आया था, सॉलिड एंगल थीटा इज इक्वल्स टू क्या, आर्क लेंथ अपॉन दी रेडियस। लेकिन ये किसके लिए, 2D के लिए। ओके, अब हम 3D की बात कर रहे हैं। तो 3D मतलब क्या, 3D मतलब इट्स लाइक अ कोन। ओके, ये एंगल है, ये 2D का एंगल है। 2D का एंगल मतलब क्या, ये एक सीधी लाइन और एक ऐसी टेढ़ी लाइन, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज थीटा। लेकिन अब हम 3D के बारे में बात कर रहे हैं। तो 3D के बारे में बात करें तो सपोज हम कोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोन। तो पूरा पेपर लेना पड़ेगा, हाँ। लेकिन देखो ऐसे समझो कि हम सपोज कोन की बात कर रहे हैं 3D में, तो ये भी एंगल ही है, ये एंगल ही है, लेकिन कौन सा एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल। तो यहाँ पर तो हम क्या लेते थे, लेंथ लेते थे,
लेकिन यहाँ पर जो हम ये आर्क और से सरफेस की बात करेंगे वो लेंथ नहीं होगी, वो क्या होगा, एक पूरा एरिया होगा। समझ में आ रहा है? ओके, या फिर मैं पेपर लेके समझाऊं? हाँ, तो सपोज समझो कि ये हमारा पेज है, तो ये हमारा 3D एंगल बनेगा, ये ऐसे। अभी देखो ऐसे अगर 2D चिपका दूं मैं, इसे ऐसे कर दूं ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, 2D एंगल, ये थीटा और ये हो जाएगा L। लेकिन ये 2D नहीं है, ये क्या है, 3D। मतलब अगर ऐसे देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि ये कोई एक लाइन नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या है, सरफेस है, ये पूरी सरफेस है। इसको बंद करना हो तो एक सरफेस चाहिए ना, एक लाइन से ऐसे बंद नहीं होगा, देखो दिख रहा है अभी भी, लेकिन एक पूरी सरफेस चाहिए तब जाके बंद हो जाएगा। तो लाइन के लिए तो हमने L लिख दिया, सरफेस के लिए हमें एरिया लिखना पड़ेगा। तो अब हम बात करें, समझ में आया सॉलिड एंगल? ओके, सॉलिड एंगल इन 3D एंड नॉर्मल हमारा जो थीटा एंगल होता है वो किस में होता है, 2D में। तो सॉलिड एंगल को हम डिस्क्राइब करते हैं ओम से। किससे? ओम। इसे क्या बोलते हैं? देखा था ना, रेजिस्टेंस ओम। ओके, वैसे ये ओम सिंबल से डिनोट करते हैं किसको, सॉलिड एंगल को। तो जो वहां है वैसे ही यहाँ पर क्या, डेल्टा, सपोज अगर डेल्टा की बात की तो डेल्टा ओम इज इक्वल्स टू L, लेकिन यहाँ पर तो L नहीं है, यहाँ पर तो क्या है, पूरा एरिया है। तो हम बोल देंगे एरिया को A लिखो, या जनरली बुक में S लिखते हैं, यस S लिखा हुआ है तो हम भी S लिखते हैं, अदरवाइज S क्या है, एरिया है। तुम डेल्टा A भी लिख सकते हो। सो डेल्टा S डिवाइडेड बाय रेडियस, जो नीचे क्या है, रेडियस, तो रेडियस का यहाँ पे एरिया में क्या है, वहां पे L है इसलिए R है, यहाँ पर एरिया है तो नीचे क्या आएगा, यहाँ पर R का स्क्वायर। क्यों, यूनिटलेस बनाना है ना भाई वापस। वहां पर तो L बाय R है, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, यहाँ पर ऊपर एरिया और नीचे रेडियस, वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या, R का स्क्वायर। तो ये क्या है, डेल्टा ओम इज इक्वल्स टू डेल्टा S बाय R स्क्वायर। ये क्या है, हमारा सॉलिड एंगल, एंड दिस इज अवर नॉर्मल रेगुलर एंगल, और से ऑर्डिनरी एंगल भी बोलते हैं। डन, समझ में आया? ओके, सो इतना हमें देखना था। अभी बुक में जो गिवन है वो तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन इतना समझ में आ गया पक्का? ये सॉलिड एंगल का कंसेप्ट जरूरी था। सॉलिड एंगल कब, जब 3D में बात कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम 3D में ही बात करेंगे, तो वो याद ना रहे तो ये बेसिक वाला जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो 10th में भी आया था। ओके, थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R, मतलब आर्क लेंथ तुम्हें देखनी है, सर्कल और उसके रिलेटेड। ओके, तुम्हारे टाइम पे शायद डिलीट हो गया था, बट अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है, किसकी, ये लेंथ फाइंड करनी है, आर्क लेंथ, तो ये R है और ये थीटा है, थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R होता है। ओके, 2D में। तो वही अगर 3D में बात करें एंगल की, ओके, तो उसको ओम से डिनोट करते हैं, डेल्टा S बाई R। अंडरस्टूड? तो ये हमारा कंसेप्ट जो जरूरी था वो मैंने बताया। अब आ जाते हैं हमारी वापस थियरी पे। सो डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द डिस्टेंस एंड इट्स रिलेशन टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो कितने नंबर की फील्ड लाइंस है वो, मतलब फील्ड लाइंस कितनी, जैसे कि अभी हमने ये फिगर देखी तो इसमें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस ड्रॉ की। अभी ये वेक्टर है, अभी क्या है, ये वेक्टर है, दूसरी फिगर नहीं गिवन है तो फिर मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी। अच्छा, तो सपोज ये हमारी वेक्टर वाली ये फिगर थी, अब मैं ये देख ली ना एक बार। ओके, अब मैं दूसरी बना रहा हूं। देखो कि जो हमारा सोर्स चार्ज था उसके बाहर हमने वेक्टर ऐसे जाते हुए ड्रॉ किए। अब हम उससे थोड़ा आगे बढ़े और हम ऐसे वेक्टर एक एक नहीं ड्रॉ कर रहे, डायरेक्टली ही हम लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज और ये मेरी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ कर दी। डन। अब जो वो दो चीजें वो शो कर रही थी फिगर, वही सेम चीज ये शो कर रही है, लेकिन हमें उस तरीके से देखना पड़ेगा। सबसे पहले दो चीज मतलब कौन सा,
एक तो डायरेक्शन और उसकी एक इंटेंसिटी, यही दो हमें पता करनी थी वहां से। तो वहां वेक्टर की लेंथ से पता चल जाता था कि यहाँ पर वेक्टर की लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा इंटेंसिटी, कम है तो कम इंटेंसिटी। यहाँ पर हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो दिख ही जाएगी ना भाई। सपोज मैंने यहाँ ले लिया तो यहाँ से तो पता चल जाएगा सर ऊपर साइड जा रहा है, मतलब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊपर की डायरेक्शन। तो एरो तो शो करेगा डायरेक्शन, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब इंटेंसिटी कितनी है, तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। सेम एज क्लास 10 में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा था कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती है वहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होती है और एक दूसरे के दूर दूर होती है वहां पर क्या होती है, कम मैग्नेटिक फील्ड होती है। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर। फिर वहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी देखा था हमने कि कोई पॉइंट है उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो टेंजेंट शो करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पर भी सेम वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ कर दिखाएगा जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे। वहां पर हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी नहीं। ओके, वो कभी क्लोज लूप भी नहीं, वो सब प्रॉपर्टी हमें देखनी है, देखेंगे। लेकिन मैं को रिलेशन बता रहा हूं कि शायद तुम्हें याद तो आ ही जाएगा, इतना डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन भूल भी गए तो मैग्नेटिक फील्ड याद करना, वो जो है वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाता है। डन। तो अब क्या बोला कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, छोड़ो मैग्नेटिक को, इलेक्ट्रिक, तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और अगर कम तो कम। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक, यहाँ पर तो अंडू भी नहीं होगा, अच्छा चलो, मैंने यहाँ पर ये ऐसा एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ओके, यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, सिर्फ 1। ओके, सेम लेंथ एंड विड्थ का मैंने एक रेक्टेंगल यहां पर ड्रॉ किया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, 3, 1 2 3। डन। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहां पर 1 है, पता चल गया कि यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पर कम है तो कम है, दैट्स इट। तो हम पर्टिकुलर एरिया से पता कर सकते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। अंडरस्टूड। तो तुम्हें 3 फिगर्स ड्रॉ करनी है अगर ये थियरी पूछी जाए तो। पहली जो बुक में गिवन है, दूसरी ये वाली, और तीसरी सॉलिड एंगल वाली, ये वाली नीचे वाली। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? ये फिगर भी समझ में आ गई कैसे दोनों चीजें पता करेंगे। डायरेक्शन तो एरो से पता चल जाएगा, और कोई भी एरो ले, कोई भी एरिया ले लो, कोई भी शेप ले लो तुम, ओके, वो शेप नियर बाय दी चार्ज लो और चार्ज से दूर लो, तो उसमें से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी ज्यादा, मतलब एक पास हो रही है और नजदीक और दूर ले गए तो कहीं पे 10 पास हो रही है तो 10 पास, ये रिलेटिव है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता नहीं चलेगा, लेकिन रिलेटिव टर्म पता चलेगी कि अगर नजदीक है तो ज्यादा है, दूर है तो कम है। कैसे पता चला? यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 है और यहाँ पर 1 है, इस तरह से पता चला। अंडरस्टूड? ओके, ये दूसरी फिगर। तीसरी फिगर तुम्हें सॉलिड एंगल वाली ड्रॉ करनी है। अभी एक क्वेश्चन आया दिमाग में तो फिर से मैं भी बता देता हूँ कि अगर ऐसा सॉलिड एंगल है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं, ये ऐसा समझो कि मेरा एक सोर्स चार्ज है, ऐसे ये प्लस, ओके, तो ये प्लस सोर्स चार्ज है, तो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, फिर ऐसे ये एक तीसरी लाइन जा रही है, एक ऐसे चौथी लाइन जा रही है, एक ऐसे पांचवी लाइन जा रही है, तो टोटल 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है यहाँ से। अब ऐसा समझो कि मैं यहाँ पर एक ऐसा एरिया ले रहा हूँ, ये एक एरिया लिया और दूसरा मैंने यहाँ पर एक दूसरा एरिया ले रहा हूँ, ओके, ऐसे 2 एरिया ले, मान लो कि सेम है, मैंने ड्रॉ नहीं किया है लेकिन एज्यूम कि बोथ आर सेम, मतलब सेम इन द सेंस साइज तो अलग अलग है, शेप सेम है, नॉट साइज, शेप सेम है, ओवल शेप मान लो, ओके। तो अब देखो तुम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5। डन।
अब तो नंबर भी सेम हो गया, एक तो डायरेक्शन पता चली और दूसरी नंबर से पता चलेगा इंटेंसिटी कितनी है। लेकिन यहाँ पर तो नंबर भी सेम है, फिर भी तुम बोल सकते हो क्या सर इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहाँ पर कम। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो सेम है, लेकिन वो एक दूसरे के कितने नजदीक है और एक दूसरे के कितने दूर है वो भी इफेक्ट करता है। डन? ओके। अब दूसरी बात जो मुझे पूछनी थी कि ये एक सॉलिड एंगल है, ओके, ये पर्टिकुलर सॉलिड एंगल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ OM1, और ये दूसरा सॉलिड एंगल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ OM2। क्या लग रहा है, OM1 और OM2 सेम होगा या अलग अलग होगा? नहीं, दोनों को कंपेयर करो, OM1 और OM2 की बात करें, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा या दोनों सेम होंगे? जैसे कि पहले 2D में सोचो, अगर ये समझ में ना आए तो 2D में सोचो कि ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, मैं यहाँ एंगल बना रहा हूँ θ1 और मैं एक यहाँ एंगल बना रहा हूँ θ2। ये दोनों सेम होंगे, डिफरेंट होंगे या क्या होगा, कोई बड़ा कोई छोटा? सर वो दोनों सेम होंगे, इसमें ये दोनों तो सेम होंगे। अच्छा, इसमें OM2 बड़ा होगा। OM2 बड़ा होगा, श्योर? नहीं, यही कंसेप्ट यहाँ लगाना है, दोनों सेम ही होंगे। ओके, तो वो चीज अभी हम देखेंगे, अंदर थियरी में भी आएगा क्यों दोनों सेम होंगे, क्योंकि किस पे इफेक्ट कर रहा है। हमने फॉर्मूला का मैंने तुम्हें बता दिया, क्या था फॉर्मूला? डेल्टा ओम इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाय आर का स्क्वायर। तो ये डेल्टा ओम 1 और ओम 2 दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, तुमने ऐसा सोचा कि सर ये बड़ा है इसलिए वो बड़ा होगा, लेकिन उसमें फिर r भी तो बड़ा है, यहाँ पर r यहाँ तक का है और यहाँ पर r इतना ज्यादा है और उसका भी स्क्वायर है, तो ऊपर की क्वांटिटी बढ़ रही है तो नीचे की क्वांटिटी भी तो बढ़ रही है। ऊपर की क्वांटिटी बढ़ रही है, उसके साथ साथ नीचे की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि r है, r तो बढ़ रहा है और r का भी स्क्वायर है, तो जो हमारी टोटल ये जो रेशियो निकलेगा ना वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अंडरस्टूड? ओके, सो हमारा जो सॉलिड एंगल है वो सेम रहेगा। ये एक क्वेश्चन था, यस। तो ये 3 फिगर समझ में आ गई। ओके, नाउ अभी जो बुक में गिवन है वो हम समझ लेते हैं, और कोई फिगर हो तो वो भी समझ लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज के ऊपर से भी हम समझ सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली Q इज ग्रेटर देन 0, Q इज लेस देन 0। तो देखो ये ऐसे ट्रिकी, ओके, बताओ कि ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये वो। तो वैसे इन्होंने ऐसे बोला है Q इज ग्रेटर देन 0, सीधे सीधे नहीं बोला कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो लाइंस बाहर जाएगी, हमें पता है। नेगेटिवली चार्ज होगा तो लाइंस अंदर आएगी, Q लेस देन 0। और यस, ये भी याद रखना, ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दो साथ में है, दो क्या है, साथ में, देखो अगर दो चार्जेस साथ में, ये भी समझना है। हाँ, ऐसे नहीं कि ड्रॉ तो कर दोगे, तुम्हें ऐसे करना है, फुलझड़ी बना दो लेकिन समझोगे कैसा है। ये पॉजिटिवली चार्ज है, हमने क्या बोला, पॉजिटिवली चार्ज मतलब बाहर जाएगा। तो सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है, ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो बाहर जा रहा है, तो यहां से ऐसा समझो कि ऐसे बाहर गया, यहां से ऐसे बाहर जा रहा है, यहां से ऐसे बाहर जाना चाहिए, यहाँ से, हाँ करेक्ट, यहाँ से ऐसे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जानी चाहिए, लेकिन ये बाहर जा ही रही है, साथ साथ में यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो भाई ये तो रिपल्शन हो जाएगा। तो इसीलिए ये यहाँ जा रहा था लेकिन उसने भी फोर्स लगाया तो ये ऐसे चली गई, ये ऐसे जा रहा था उसने भी फोर्स लगाया तो ऐसे चली गई। सेम चीज यहाँ पर, ये कब चली जाएगी, जब तुम कोई टेस्ट चार्ज रखोगे तब की बात है। जब जैसे कि ये यहाँ, ये तो उसको तो छोड़ो, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ मैंने रख दिया क्या, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज मतलब हमारा टेस्ट चार्ज रख दिया, तो क्या होगा, रिपल्जन। रिपल्जन होगा तो ये सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज को धक्का मारेगा, भाई दूर जा तू, तो इसको ऐसे दूर धक्का मारा, ये दूर धक्का मारा, ऐसे जा ही रहा है, लेकिन ये दूर जा रहा था, साथ साथ में ये भाई भी पॉजिटिव ही है, तो ये तो धक्का मार ही रहा है, ये सोर्स चार्ज तो ये टेस्ट चार्ज को धक्का मार ही रहा है, साथ साथ में ये सोर्स चार्ज जिसका भी पॉजिटिव चार्ज ही है वो भी इसको धक्का मारेगा। सो दैट्स वाई दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, तो एक की वजह से तो हम ऐसा चले जाते, लेकिन दूसरे ने भी लगाया इसलिए हम ऐसे चले गए।
समझ में आया? वैसे ही सेम जब नेगेटिवली चार्ज हो तो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज है तो जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है मतलब क्या? यहाँ पे अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रख दूं तो वो क्या करेगा? उसको अंदर खींच लेगा। यस, तो ये उसको ऐसे अंदर खींच रहा है, लेकिन साथ साथ में ये भी उसको अंदर खींच रहा है, साथ साथ में वो भी उसको अंदर खींच रहा है। ओके, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव देख लो पहले। सबसे पहले एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये क्या है? यहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया, ये क्या करेगा? रिपल करेगा। तो ये ऐसे रिपल्सन जा रहा था, ये यहाँ जा रहा था, ये भाई ने भी फोर्स लगा दिया, बोले तू इधर आ जा भाई, तो खींच लिया। तो मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो क्या होगा? यहाँ से निकलेगा यहाँ जाएगा, 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 ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव। अंडरस्टूड? ओके, तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स तुम्हारी बुक में गिवन है। देखो ये रहे, ये दोनों पॉजिटिव, तो ऐसे जा रहा था लेकिन इसका भी फोर्स लगा तो ऐसे मुड़ गई, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की, तो एक पॉजिटिव की ऐसे बाहर जा रहा था लेकिन ये जा रहा था और ये नेगेटिव ने अट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पर अब ये इतनी दूर जा रहा है तो इतना फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए ऐसे, लेकिन फिर भी अगर आगे जाके ऐसे करके ऐसे ही आने वाली है। देखो ऐसे कंप्लीट करो, समझ में आया? जो मैं अभी बोल रहा था नेगेटिव नेगेटिव, वो जनरली हम शो नहीं करते। क्यों शो नहीं करते? क्योंकि ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया तो वो क्या चला जाएगा? यहाँ। और यहाँ पर अगर इसका ये दूर है, ओके, जो हम अभी ड्रॉ करने का ट्राई कर रहे थे, तो वो जनरली हम शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें पैटर्न नहीं मिलती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्यों कुछ भी हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अभी मैं अगर यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूँ, ये हमारा नेगेटिव है, तो अभी मैं यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख दूँ, तो हमें पता ही है कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा? ये चार्ज ही लगाएगा, ये भी लगाएगा लेकिन इससे तो कम लगाएगा। तो ये कहाँ जाएगा? ऐसे। ये भी जा रहा है तो शायद उसको जाने के लिए टाइम ज्यादा लग जाए क्योंकि ये भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये इसके नजदीक ज्यादा है तो ये यहीं जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा भी डिस्टेंस आगे पीछे हुआ, सपोज ये यहाँ से यहाँ पर है, तो ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। तो एक कोई फिक्स्ड पैटर्न हमें नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाई हम नेगेटिव नेगेटिव शो नहीं करते। अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ पर सारी फिगर हमने समझ ली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अगर पहले सबसे स्टार्टिंग से बात करें तो क्या कि वेक्टर से हम शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे वेक्टर क्वांटिटी ही है, वेक्टर से शो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा डायरेक्शन, क्योंकि उसमें एरो आएगा तो उसमें डायरेक्शन पता चल जाएगी, और वो जो वेक्टर है उसकी लेंथ से हमें पता चल जाएगा कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। डन? वो इंटेंसिटी को पता चली। फिर हमने पूरी वेक्टर ऐसे अलग अलग वेक्टर ना बना के एक पूरी लाइन खींच ली, तो पूरी लाइन खींची तो एरो से डायरेक्शन तो पता चल जाएगी। एट द सेम टाइम कोई भी शेप अगर हम ड्रॉ करें नियर बाय द सोर्स चार्ज एंड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज दैट हाउ इज द इंटेंसिटी। मतलब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी तो इंटेंसिटी ज्यादा, कम होगी तो कम। फिर हमने एंगल्स की बात की, सॉलिड एंगल्स की बात की, तो वो भी सेम ही होगा, मतलब बड़ा सरफेस हो या छोटा सरफेस हो, एंगल क्या होगा? सेम होगा, वो हमने बात की। एंड अभी जो हमने अलग अलग फिगर्स देखी वो कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज साथ में रख दिए तो उनकी डायरेक्शन कैसी होगी वो, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो कैसी होगी। सारी फिगर ड्रॉ करनी आएगी, समझ में आ गई? ओके, चलो बुक में जो लिखा है वो भी अभी हमने समझ तो लिया है, लेकिन फटाफट देख लेते हैं। चलो, तो क्या बोल रहे हैं? वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लास्ट सेक्शन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वी रिप्रेजेंट द वेक्टर्स। लेट अस ट्राई टू रिप्रेजेंट E due to the point charge pictorially. Okay, like this. Let the point charge be placed at the origin. देखो, जो हमने डिस्कस नहीं किया वहां पे हम थोड़ा पॉज लेके डिस्कस करेंगे, अदरवाइज सब कुछ हमने डिस्कस कर ही लिया है। So draw the vector pointing along the direction of the electric fields with their lengths proportional to the strength of the field at each point. Yes, मतलब जैसी स्ट्रेंथ हो उसके हिसाब से उसकी लेंथ रखनी है। Since the magnitude of the electric field at a point decrease inversely as the square of the distance of that point from the charge, the vector gets shorter as one goes away from the origin, always pointing radially outward.
ओके क्यों? हमें पता ही है फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। तो छोट कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए जैसे जैसे हम दूर जाए वैसे वैसे उसकी लेंथ हमें क्या करती जानी है, छोटी करती जानी है, कम करती जानी है, वही बता रहे हैं। Figure shows such a picture. In this figure, each arrow indicates the electric field. The force acting on a unit positive charge placed at the tail of the arrow of that arrow. Connect the arrows pointing in one direction and resulting figure represents a field line. मतलब सबको अगर कनेक्ट कर दिया हमने तो वो फील्ड लाइन शो करेगा. We thus get many field lines all pointing outwards from the point charge. Have we lost the information about the strength or magnitude of the field now? कि डायरेक्शन तो समझ में आ गया, लेकिन इंटेंसिटी का लॉस किया क्या? नहीं, वो भी पता चल जाएगा, बिकॉज इट वॉज कंटेन्ड इन द लेंथ ऑफ द एरो. नो, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस. डेंसिटी मतलब वही जो मैंने तुम्हें बताया, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर देयर. नंबर जितने ज्यादा, दैट नंबर इन अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया, दैट इज द डेंसिटी. ओके, सो किसके ऊपर डिपेंड है? एक मार्क में पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम में. किसके ऊपर डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड. किस मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस इन दैट पर्टिकुलर एरिया. मतलब पर्टिकुलर एरिया में कितनी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मतलब कितनी नंबर ऑफ लाइन है. ज्यादा होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, कम होगी तो कम. E is strong near the charge, so the density of the field lines is more near the charge and the lines are closer. Away from the charge, the field gets weaker and the density of the field lines is less, resulting in well separated lines. Done? यही हमने डिस्कस किया, समझ गए? ओके, चलो. Another person may draw more lines. कोई ज्यादा लाइन भी ड्रॉ करेगा. ओके, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हमने 8 लाइन ड्रॉ की, तो 8 की जगह मैं 16 लाइन ड्रॉ कर दूं भाई. तो उसका मतलब ये हुआ जैसे कि ये 8 लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड में. अभी मैं 16 ड्रॉ कर दूं, ओके, तो मैं ज्यादा ड्रॉ करूंगा, बीच बीच में भी एक निकाल दिया. तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई पहले जो फील्ड थी वो और मैंने जो फील्ड लाइन ड्रॉ की वो अलग अलग है? नहीं. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो शो ही नहीं करती, वो तो सिर्फ रिलेटिवली शो करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या कम है, वो शो करती है. रिलेटिव दिखाता है. डायरेक्टली यहां पे मैं बोल दूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो नहीं पता चलेगा ये फिगर से. अंडरस्टूड? भले ही मैं 8 लाइन ड्रॉ करूं या 16 लाइन ड्रॉ करूं, मुझे ये नहीं पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है. हाँ, ये पता चलेगा कि भाई नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां पर कम है, यहां पर और कम है. रिलेटिवली एक दूसरी लोकेशन के रिलेशन में हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है. उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, वो जो हम न्यूटन पर कूलम बोलते हैं, वो नहीं पता चलेगा. डन? तो ड्रॉ करने के लिए तो कोई कुछ भी ड्रॉ कर सकता है. मैं तो 100 ड्रॉ कर दूं भाई, एक पॉजिटिव चार्ज में से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है. दैट डज नॉट मीन कि भाई 8 वाला और वो 100 वाला दोनों अलग अलग शो कर रहा है. नहीं, उसमें भी सेम. फिर उसमें मैं एक यहाँ पर ड्रॉ करूंगा शेप और एक यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पर 1 और 3 आया था, अभी हमने ड्रॉ किया था ना, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 वैसा आया था. उसमें कुछ और नंबर होगा कि यहाँ पर 20 आ रहा है और यहाँ पर 80 आ रहा है, लाइक दैट. और से यहाँ पर 80 आ रहा है और यहाँ पर 20 आ रहा है, तो ये 80 आ रहा है मतलब क्या? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है. यहाँ पर 20 आ रहा है मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कम है. अंडरस्टूड? तो नंबर ऑफ लाइंस तो जितनी ड्रॉ करनी हो उतनी करो. नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली मैग्नीट्यूड शो नहीं करती, एक रिलेटिव टर्म है कि ज्यादा या कम. डन? ओके, सो आगे देखते हैं. Another person may draw more lines, but the number of lines is not important. In fact, an infinite number of lines can be drawn in any region. Draw करते रहो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं. Now, it is relative density of lines in different regions which is important. तो important क्या है? Relative density. कि भाई एक जगह पर डेंसिटी इतनी है तो दूसरी जगह पर कितनी है. एक जगह पर 2 लाइन है और दूसरी जगह पर 5, तो 5 वाला में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और 2 वाला कम है. रिलेटिव. लेकिन सिर्फ मैं एक ही दूं तुम्हें कि भाई ये यहाँ पे एरिया है, इसमें से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, बताओ ज्यादा है या कम? नहीं बता पाए भाई. किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, हम नहीं बता पाएंगे.
अंडरस्टूड? ओके, चलो नेक्स्ट वी ड्रॉ द फिगर ऑन द प्लेन ऑफ पेपर इन 2 डायमेंशंस बट वी लिव इन 3 डायमेंशंस। तो अब हमने तो 2D में ड्रॉ किया, लेकिन हम तो 3D में लिव करते हैं, तो इसलिए फिर ये कंसेप्ट आया। सो इफ वन विशेस टू एस्टिमेट द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस, one has to consider the number of lines per unit cross sectional area perpendicular to the lines. Since the electric field decreases as the square of the distance from a point charge, the area enclosing the charge increasing as the square of the distance, the number of field lines crossing the enclosing area remains constant whatever may be the distance of the area from the charge. क्यों? जैसे हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ की थी, मैंने 5 लाइन ड्रॉ की थी, छोटे एरिया में से भी 5 और बड़ा एरिया हो गया उसमें से भी 5, तो ये तो नंबर तो सेम हो गया। ओके, जैसे कि यहाँ है, ये एरिया छोटा है, ये एरिया बड़ा है, लेकिन फिर भी नंबर तो सेम ही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9 ही रहेगा। तो वही चीज़ बता रहे हैं। We started by saying that field lines carry information about the direction of the electric field at different points in space. Having drawn a certain set of field lines, the relative density, closeness of the field lines at different points indicates the relative strength of the electric field at those points. Then, the field lines crowd where the field is strong and are spaced apart where it is weak, just like magnetic field. Okay. Figure shows a set of field lines. We can imagine two equal and small elements of an area placed at points R and S normal to the field lines there. The number of field lines in our picture cutting the area elements is proportional to the magnitude of the field at this point. This picture shows that the field at R is stronger than S. मतलब ये वाला point. Okay. कहाँ गया? ये रहा. ये है S and this is R. तो दिख ही रहा है, ये हमारा सोर्स चार्ज यहाँ होगा, तो R पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी और S पर क्या होगी? कम। क्यों? कि अगर पर्टिकुलर शेप देखें यहाँ पे, ये शेप सेम ही है, तो यहाँ पर 1 2 और 3 लाइन पास हो रही है और यहाँ पर सिर्फ 2 ही लाइन पास हो रही है। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर क्या है? कम। हाँ, so yes, we can imagine two equal, ये तो देखा, number of cutting lines. Yes, so to understand the dependence of the field lines on the area or rather the solid angle subtended by an area element, let us try to relate the area with the solid angle. So area तो क्या हो जाएगा? मैंने बोला कि एरिया तो हमें लग रहा है कि बड़ा है और एक्चुअल में बड़ा है भी, लेकिन एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, तो एरिया बढ़ेगा तो नीचे का आर स्क्वायर वाली क्वांटिटी भी बढ़ेगी। सो दैट्स वाई वो जो हमारा एंगल है वो क्या रहेगा? इट सेम रहेगा। यस, सो बाय एन एलिमेंट लेट अस ट्राई टू रिलेट द एरिया विद द सॉलिड एंगल। जनरलाइजेशन ऑफ द एंगल इन 3 डायमेंशन। रिकॉल एंगल इज डिफाइंड इन 2 डायमेंशन। अब वही सब चीज़ है जो हमने डिस्कस की, डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय आर, वैसे ही डेल्टा ओम इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाय आर स्क्वायर। डन ना? ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, सो वही सब है यहाँ पर। यस, तो डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि देखो, डिस्टेंस की बात करें तो द एलिमेंट ऑफ द एरिया सबटेंडिंग द सॉलिड एंगल डेल्टा ओम इज, अभी अगर डेल्टा ओम की बात करें तो क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर डेल्टा ओम एट P1, एट P1 मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, and element of area R2 square into delta ohm at P2 respectively. The number of lines से n cutting these area elements are the same. कि भाई नंबर ऑफ लाइंस तो सेम है दोनों में, ये जो दोनों है, ओके, एक पॉइंट ये ले लिया P1 और एक पॉइंट ले लिया P2, तो ये P1 और P2 की बात करें, जैसे कि ऐसा समझो, जैसे मैं बोलूँ कि P2 एरिया में कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, तो मैं क्या बोलूँगा? सपोज n बोल देते, क्योंकि 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, तो कितनी है? n। ओके, तो 1 एरिया में कितनी होगी? 1 एरिया मतलब यूनिट एरिया में, तो ये P2 नीचे चला जाएगा। ओके, सो 1 एरिया में हो जाएगी कितनी? n अपॉन P2। P2 क्या है? मेरा एरिया है। ओके, तो 1 अपॉन P2 हो जाएगा। अब मेरा फॉर्मूला क्या था? ओम,
डेल्टा ओम इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर का स्क्वायर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा ओम इज इक्वल्स टू दिस, ये डेल्टा एस क्या है, वही मेरा एरिया है, तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, डेल्टा ओम इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एस मिलेगा ये फॉर्मूला से। अब ये जो एरिया हमने निकाला P2 वही डेल्टा एस है, मतलब ये डेल्टा S1 डेल्टा S2 P1 एंड P2, तो डेल्टा S1 की जगह डेल्टा S1 लिखूंगा तो यहाँ पे R1 आएगा, ओके, और डेल्टा S2 लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा R2, ओके। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो इसमें कितनी है n और यूनिट एरिया में कितनी है n/P2 लाइंस है। यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी लाइंस है, n बाई पर्टिकुलर दैट एरिया, n बाई पर्टिकुलर दैट एरिया। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा एरिया कितना है डेल्टा S1, तो उसमें कितना होगा, अगेन n बाई दैट पर्टिकुलर एरिया। समझ में आया, ओके। तो वहां से ही ये चीज लिखी हुई है, क्या, डेल्टा ओम इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने देखा। देन उसके ऊपर से हमने डिराइव किया, क्या डिराइव किया, फॉर 2 पॉइंट्स P1 एंड P2 एट डिस्टेंस R1 एंड R2 फ्रॉम द चार्ज, एलिमेंट ऑफ एरिया सबटेंडिंग द सॉलिड एंगल डेल्टा ओम इज, सो डेल्टा ओम क्या आएगा, मतलब वो डेल्टा S1 की वैल्यू क्या आएगी, R1 स्क्वायर डेल्टा ओम आएगा, डेल्टा S1 की वैल्यू, वो डेल्टा S1 ही क्या है P1, ओके। देन S2 के लिए क्या आएगा, R2 स्क्वायर डेल्टा ओम रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ लाइन से n, क्यों, क्योंकि n तो सेम ही है दोनों में सेम लिया ना हमने, n अपॉन पर्टिकुलर एरिया का स्क्वायर, सो एरिया, सो कटिंग लाइन यूनिट एरिया एलिमेंट, अरे यार अब इसमें क्या बंद कर दे क्या, यही टाइम पे प्रॉब्लम है। ओके चलो, सो पर्टिकुलर एरिया हमारा यहाँ पर मिल गया, सो इससे ही पता चलता है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया, देयरफॉर कितनी है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, हमें पता था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी मिलती थी, n अपॉन पर्टिकुलर एरिया, तो ये n अपॉन पर्टिकुलर एरिया क्या था, डेल्टा S1 की वैल्यू क्या थी, R1 स्क्वायर डेल्टा ओम, याद करो, समझ में आया। अभी मैंने क्या, सिंपली बुक में थोड़ा अटपटा हो वैसे अटपटा नहीं, सिंपली याद रखो क्या बोला मैंने, कि डेल्टा S1 एरिया में से पास होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो मैंने बोल दिया n बोलो, 10 बोल दो, 5 बोल दो, जो नंबर हो, लेकिन कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए मैंने बोला n। तो डेल्टा S1 एरिया के लिए क्या है n, तो यूनिट एरिया के लिए क्या होगा, यूनिट एरिया मतलब 1, तो 1 के लिए क्या होगा n अपॉन डेल्टा S1, तो यूनिट एरिया के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी होगी, n अपॉन डेल्टा S1, ओके। अब अगर यूनिट एरिया का ही मैं फिर से निकालू विथ रिलेशन टू दी डेल्टा S2, तो डेल्टा S2 का क्या होगा, n अपॉन डेल्टा S2, डन। अब देखो ये जो भी मैं बोल रहा हूं तुम समझ में आ रहा है ना, हाँ, तो क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले तो मैंने बोला क्या, ये आ गया ना, अच्छा, मैंने बोला डेल्टा ओम इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन R1 का स्क्वायर, इसको भी 1 बोल दो। अब डेल्टा ओम इज इक्वल टू डेल्टा S2 अपॉन R2 का स्क्वायर, डन। ये तो हमें पता ही सॉलिड एंगल की डेफिनेशन से। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि डेल्टा S1 एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, n, तो यूनिट के लिए कितना होगा, तो कितना होगा n अपॉन डेल्टा S1। वैसे ही अगर 2 के लिए निकालू तो वो कितना होगा n अपॉन डेल्टा S2। अब मैं वैल्यू निकालू, मतलब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब हमें ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस n ही निकालना है ना, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस n कितनी होगी, अब ये डेल्टा S2 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, तो डेल्टा S1 और n2 की वैल्यू, मतलब देखो यहाँ से अगर मैं निकालूं तो n अपॉन डेल्टा S1 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, डेल्टा ओम इंटू R1 स्क्वायर, तो ये नीचे है ना, तो डेल्टा ओम इंटू R1 का स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंगली क्या होगी n
अपॉन डेल्टा S2 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा ओम इंटू R2 स्क्वायर, डेल्टा ओम इंटू R2 का स्क्वायर। तो देखो आ गया ना, n अपॉन R1 का स्क्वायर डेल्टा ओम, n अपॉन R2 का स्क्वायर डेल्टा ओम। समझ में आया? ओके। अब देखो n तो क्या है, दोनों में सेम है। देखो n यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो सेम ही होगी। छोटा एरिया लो बड़ा एरिया लो, अगर एंगल सेम है तो सेम ही रहेगी। डन। अभी हमने देखा ना कि नजदीक में भी 9, दूर भी 9, तो वो तो सेम रहेगी, n है। फिर डेल्टा ओम, भाई एंगल तो सेम ही रहता है, हमने बोला, हमने डिस्कस किया, वो तो चेंज हो नहीं रहा। तो चेंज हो क्या रहा है, चेंज हो रहा है क्या, R2 एंड R1। समझ में आया? तो अगर हम इसकी बात करें, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, एंगल तो सेम है। तो अगर हम n की बात करें, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें, तो तुमने कितना रेडियस कवर किया है उसके ऊपर डिपेंड है, और उसके भी स्क्वायर के ऊपर। डन। तो सिर्फ R2 स्क्वायर ही डिपेंडेंट है, वो सेंटेंस भी आएगा, ये रहा लिखा हुआ है। सिंस n एंड डेल्टा ओम आर कॉमन, दोनों में कॉमन है, द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, मतलब कितनी स्ट्रेंथ होगी, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्लियरली हैज अ 1 अपॉन R स्क्वायर डिपेंडेंस। डन। 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसको बोलते हैं थियरी के अंदर से न्यूमेरिकल निकालना। न्यूमेरिकल के तौर पे भी पूछ सकते हैं और एज अ थियरी भी पूछ सकते हैं। और एज अ थियरी तुम्हें जो हमारी थियरी का टाइटल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैसे नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे कि प्रूव दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ डिपेंडेंस ऑफ 1 अपॉन R स्क्वायर। ऐसा ऐसे ये कहाँ था, हम ऐसा सोचेंगे, ये तो था ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का डिपेंडेंस। ओके 1 अपॉन R स्क्वायर होता है, वो तो था ही नहीं, वो था ही नहीं, वो थियरी में से निकाल के पूछा तुमने। अंडरस्टूड? तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की डिपेंडेंस किस पे है, 1 अपॉन R स्क्वायर, मतलब उसकी रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा 1 मार्क में तो पूछा जा सकता है, तो 1 अपॉन R स्क्वायर, 1 अपॉन R क्यूब और से R स्क्वायर तुम लिख दोगे, 1 अपॉन R स्क्वायर इज द करेक्ट, वो तो MCQ हो गया। प्रूव इट, एक हो गया JEE का क्वेश्चन, एक हो गया बोर्ड का क्वेश्चन। तो बोर्ड के क्वेश्चन में प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करना है, बस यही, वी नो दैट सॉलिड एंगल कैन बी डिफाइंड एज, और फिगर वो वाली पहले ड्रॉ कर ली, फिगर ड्रॉ कर ली, फॉर से P1 और से डेल्टा S1 सॉलिड एंगल इज डिफाइंड लाइक दिस, फॉर डेल्टा S2 सॉलिड एंगल इज डिफाइंड लाइक this. Then we know that for a unit area the number of electric field lines is equals to this. Okay, for a unit area. फिर वैसे ही यूनिट एरिया विथ रिलेशन टू S2 के लिए वो दोनों निकाल लिया, एक ये रहा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ S1 फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ S2 फ्रॉम इक्वेशन 2, we will get 2 equation. We can see from both the equation that n and delta ohm is common. So hence proved that the strength of the electric field has a dependence on 1 upon R square. Done? आया समझ में? तो ये कंसेप्ट अच्छे से, मतलब सारे, ये थियरी नहीं लेकिन सारे कंसेप्ट में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो जितने मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तो पूछ ही सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कितनी टाइप से बन सकता है, आंसर एक होता है, क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक। तो वो ध्यान रखना अच्छे से, ओके। क्योंकि 12th में बहुत ज़्यादा ऐसा सब होता है, ओके, कि अगर पर्टिकुलरली हम एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट करें, ओके, मतलब से सिर्फ और सिर्फ JEE नीट पे कॉन्सेंट्रेट करें, गुजकेट पे कॉन्सेंट्रेट करें, बोर्ड पे उतना कॉन्सेंट्रेट ना करें, या फिर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे ही कॉन्सेंट्रेट करते रहे तो एंट्रेंस एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट ना करें, तो दोनों में से एक में कम मार्क्स आने के चांसेस है। तो हमें बैलेंस बनाए रखना है, ओके, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दो। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न आई अप्रिशिएट योर डिसीजन कवर, कि तुम कंसेप्ट के लिए भी मतलब पर्टिकुलरली ऐसे क्लास ज्वाइन करके यहाँ पे पर्टिकुलरली कंसेप्ट के लिए, मतलब जो NCERT है उसके लिए, क्योंकि मैंने अभी रियली में मेरा फैमिली का ही एक एग्जांपल देखा, ये तो अभी रिजल्ट आया ना जो गुजरात बोर्ड का 12th का, वो बता रहा हूँ, ओके।
मेरा भतीजा है वो, मतलब मेरी बुआ के लड़के का लड़का, ओके। तो उसके अबोव 95% है, किस में, JEE में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अबोव 95%। और फिर अभी एक वीक पहले बोर्ड का रिजल्ट आया ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों 3 में फेल हुआ। सोचो, बोर्ड में वहाँ पे कितने परसेंटेज है, 95, अबोव 95, और यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में। अब क्या हुआ हमें नहीं पता, बट ऐसा सब भी होता है। और इस बार गवर्नमेंट ने, पहले तो नहीं था, बट इस बार गवर्नमेंट ने अलाउ किया है गुजरात बोर्ड में कि 3 सब्जेक्ट्स की कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम भी दे सकते हैं। पहले 1 थी, फिर कभी कभी 2 भी करते थे, इस साल 3 की है, 3। तो अभी वो एग्ज़ाम देने वाला है तीनों सब्जेक्ट की री एग्ज़ाम। और अभी 24 या 22 को तो एडवांस भी देने वाला है। मेन तो क्लियर किया, अब एडवांस वो क्लियर हो गया है, उसका उतना हाई परसेंटेज है JEE में, अभी एडवांस भी देने वाला है। लेकिन सोचो, ये बीच में अभी पढ़ने के टाइम पे टंग नहीं करेगा, ये मार्क्स आएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, बैलेंस बनाए रखना है, ओके। सब कुछ, क्योंकि बाहर क्या है, सिर्फ कंपटीशन पे ही ध्यान दिया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कब होगी, जब एक लेवल के लिए, उसके लिए हम एलिजिबल होंगे। एलिजिबल कब होंगे, जो बेसिक क्राइटेरिया, हमारे टाइम पे भी ऐसा ही था। सपोज मेरे टाइम पे अगर मैं गुजरात बोर्ड की बात करूँ, 40% गुजकेट के मार्क्स गिने जाते थे और 60% बोर्ड के मार्क्स गिने जाते थे, और उसके बेस पे एडमिशन मिलता था इंजीनियरिंग कॉलेज में। 40-60 का रेशियो था। हमारे टाइम पे JEE थी ही नहीं, ओके। तो गुजकेट के 40, बोर्ड के 60, वैसे कंबाइन करके मार्क्स दिए जाते हैं। अभी सोचो, सिर्फ गुजकेट को ही परसेंटेज दे दे तो नहीं चलेगा, और सिर्फ बोर्ड को ही परसेंटेज दे दे तो भी नहीं चलेगा। क्यों, यहाँ पे लॉजिक, वहाँ पे फिर रट्टा मारू हो गए, वो भी आगे निकल जाएंगे। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में तो तुम्हें पता है, तो धर 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 छाप दिया। अब तुम उसके अकॉर्डिंगली लॉजिक लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, वो कॉम्पिटिटिव में पता चलेगा। कंसेप्ट पता है नहीं, वहाँ पता चलेगा, ओके। और सिर्फ कंसेप्ट पता है, लॉजिक पता है या नहीं, वो डिस्क्रिप्टिव में पता चलेगा, ओके। सिर्फ कंसेप्ट पता है, लेकिन वो कंसेप्ट तो ट्रिक भी होती है ना, कई सारी ट्रिक होती है। जैसे केमिस्ट्री में मैं ट्रिक बताते रहता हूँ, वो ट्रिक हम सपोज हमने देखी कि एटॉमिक साइज, तो जैसे मैंने बताया था कि भाई कौन हम खा रहे हैं लेफ्ट में खड़े होके, तो पीरियोडिक टेबल में कौन हम खा रहे हैं, मतलब इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज विल डिक्रीज इन पीरियड्स। इन कॉलम कौन कौन खा रहा है, जमीन खा रही है, तो एटॉमिक साइज विल इंक्रीज इफ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये तो मैंने ट्रिक बता दी तुम्हें। अब तुम ट्रिक याद किए, ओके, कि भाई हेलोजन ग्रुप दिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो किसकी एटॉमिक साइज ज़्यादा होगी? हाँ, ये तो ऐसे है, मतलब जमीन खा रहा है कौन, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी। तुम बोल दोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सर आयोडीन की एटॉमिक साइज ज़्यादा होगी, और तुम्हें MCQ टिक करके आ गए, मार्क्स मिल गए। और बोर्ड में भी सेम ही क्वेश्चन पूछा है कि आयोडीन हैज अ बिगर एटॉमिक साइज देन फ्लोरीन, लेकिन फिर लिखा है एक्सप्लेन। वहाँ पे कौन थोड़ी बोले, वहाँ पे तुम्हें कौन थोड़ी लिखना है, वो तो ट्रिक है, ओके। तो वहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन, तो वहाँ पे फिर तुम्हें वंडर वाल्स और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये वो जितने भी कंसेप्ट की वजह से, जो रीजन की वजह से ये एटॉमिक साइज बढ़ती है, कम होती है, वो रीजन वहाँ पे बताना है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे रीजन हम याद करके फिर ये 1 मार्क का क्वेश्चन टिक करें, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पर, तो उसके लिए ट्रिक सही है। लेकिन फिर 3 मार्क्स के लिए पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वहां पर हम कौन जमीन खा रहा है ऐसा नहीं लिख सकते। वो तो एक ट्रिक है। तो दोनों आना चाहिए, इसीलिए बैलेंस बना के चलना, ओके। और तुम खुद सोचो, जब तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ओके, तो खुद सोचो कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है। दैट्स वाई कई जगह मैं बताते रहता हूँ कि जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो ना, वैसे वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, तो तुम्हें लगेगा, और फिर सोचो कि उसमें क्या आंसर लिखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन तुमने पढ़ा और फिर अरे हाँ ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट है, तो बस तुम्हें पता चल गया कि इसका आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला कंसेप्ट था, उसमें से लिखना है। वो लॉजिक आ जाना चाहिए दिमाग में। सिर्फ क्वेश्चन भी पढ़ो, ओके,
फ्री टाइम है या फिर तुम थोड़ा आराम से बैठे हुए, तो पेपर सिर्फ देखो, पढ़ने का कहाँ बोल रहे हैं, याद कहाँ रखना है, सिर्फ देखो। अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसे भी पूछा, अबे ये क्या है, ये चैप्टर तो मेरा हो गया, लेकिन ये सवाल का आंसर क्या आएगा समझ में ही नहीं आ रहा है, ये कौन सा टॉपिक है, वैसा भी होगा। तब तुम पूछो आके कि सर ये क्या है, तब पता चलेगा। लेकिन ये स्टार्ट करो सब। ओके चलो, तो ये हमने बात की। हाँ, डिपेंडेंसी की। द पिक्चर ऑफ द फील्ड लाइंस वर इन्वेंटेड बाय फैराडे टू डेवलप एन इंट्यूटिव नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो किसने, एक मार्क में पूछा जाता है, किसने, फैराडे ने दिया था। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे दिखाई दे रही है लाइंस, भाई इमेजिनरी है सब कुछ। ओके हाँ, फैराडे कॉल्ड देम लाइंस ऑफ फोर्स। दिस टर्म इज समवॉट मिसलीडिंग, misleading, especially in case of magnetic field. The more appropriate term is field lines. Line of force नहीं, लेकिन field lines. Yes. Okay. So the more appropriate term field lines, electric or magnetic, that we adopted in this book. Electric field lines are thus a way of pictorially mapping the electric field around the configuration of charges. तो वही सब यहाँ पर बताया गया है। सॉलिड एंगल के बारे में वापस नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओके, जो हम 11th में पढ़ चुके थे। A curve drawn in such a way that a tangent to it at a point is the direction of the net field at that point. मतलब सेम वे मैग्नेटिक फील्ड जैसा कि कोई एक सरफेस है, ओके, तो वहां से अगर कर्वेचर सरफेस है, अब वहां पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उस डायरेक्शन में होगी। ओके, सो वही चीज बता रहे हैं। एन एरो, और जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसका जो एरो बनेगा वो उसकी डायरेक्शन होगी। ओके, curve obviously necessary to specify the direction. Yes, a line is a field line is a space curve in 3 dimensions. So अलग अलग दिया हुआ है, ये कर्व भी है और स्ट्रेट लाइन भी है। field lines around simple charge configuration. As mentioned earlier, 3-dimensional field lines are single positive negative. तो ये जो हमने डिस्कस किया कि कैसे फील्ड लाइंस बनेगी, 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव के बीच में, वही सब हमें यहाँ पे जो बोला गया है वर्डिंग्स में, वो ये फिगर एक्सप्लेन की है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की। कि अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो अंदर की तरफ, 2 चार्जेस है दोनों पॉजिटिव है तो ऐसे बनेगी, और 2 चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव में से निकलेगी और नेगेटिव में घुस जाएगी, पॉजिटिव में से निकलेगी नेगेटिव में घुस जाएगी, लाइक दैट। ओके, अब जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी प्रॉपर्टीज होती है। ये भी अलग से 2 मार्क या 3 मार्क में पूछी जा सकती है। 3 मार्क में पूछे तो 3 पॉइंट्स लिखना, और 2 मार्क्स में पूछे तो 4 पॉइंट लिखना। क्यों? क्योंकि 4 पॉइंट है तो तब 1 पॉइंट का मार्क्स कम हो जाएगा। ओके, मतलब कि 2 पॉइंट लिखोगे तब 1 मार्क मिलेगा, दूसरे 2 पॉइंट लिखोगे तब दूसरा 1 मार्क मिलेगा। तो 2 मार्क में पूछे तो 4 पॉइंट लिखने हैं, और 3 मार्क में पूछे तो 3 पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन तुमने 4 याद किए हुए ही है तो 4 ही लिखना, उसमें कंजूसाई और से क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, कंजूसी बोलेंगे। ओके, तो वो मत करना, ठीक है। सो फील्ड लाइंस फॉलो सम इंपॉर्टेंट जनरल प्रॉपर्टीज, तो क्या है, सेम उसके जैसी ही है। ओके, फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। तो पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में जाएगी, अगर अकेला होगा तो भाई निकलेगी और इंफिनिटी पे जाएगी, या फिर नेगेटिव होगा तो इंफिनिटी से आएगी और डायरेक्टली चार्ज में घुस जाएगी, लाइक दैट। ओके, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। मतलब जैसे हमने बोला कि एक पॉजिटिव है, यहाँ से ऐसे निकली जा ही रहा है, बीच में कोई चार्ज है ही नहीं, तो भाई कंटिन्यूअस चलती जाएगी स्ट्रेट लाइन में। लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसे रख दिया दूसरा चार्ज, ये पॉजिटिव है, ओके, और ये भी पॉजिटिव वाला है, इसको ऐसे धक्का मार के थोड़ा ऐसे कर देगी, नेगेटिव है तो ऐसे अट्रैक्ट करके ऐसे कर देगी। लेकिन अगर कोई है ही नहीं तो सीधी सीधी चलती जाएगी स्ट्रेट लाइन में। डन। ओके, तो वही चीज बताई गई है कि चार्ज फ्री रीजन मतलब दूसरा कोई चार्ज है ही नहीं, सिर्फ एक ही चार्ज है। थर्ड पॉइंट, 2 फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। यस, ओके। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। जैसे कि मैंने बोला पॉजिटिव में से निकलेगी नेगेटिव में जाएगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव में निकल के वापस पॉजिटिव में भी आ गई तो क्लोज लूप बन गई ना।
या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव में निकली नेगेटिव में गई और नेगेटिव में से निकली और पॉजिटिव में चली गई, तो एक तो क्लोज लूप बन गई। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में से निकल नहीं सकती और पॉजिटिव में आ भी नहीं सकती। पॉजिटिव में से तो बाहर निकलती है और नेगेटिव में तो अंदर जाती है, तो बाहर कैसे निकलेगी? तो क्लोज लूप कभी बनाएगी नहीं। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, हाँ तो वही चीज़ है। दिस फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चैप्टर 2 में है। बट ये पूरी हमारी बड़ी सी थियरी थी, समझने के लिए बहुत था। थियरी डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सप्लेन, नहीं, इसमें से बहुत कुछ एक एक दो दो और 3 मार्क में भी प्रॉपर्टीज भी पूछ सकते हैं। और जो मैंने तुम्हें प्रूव करने के लिए बोला कि डिपेंडेंसी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डिपेंडेंसी किस पे है? 1/r² पे है। इसको प्रूव करो। तो प्रूव करने के लिए तुम्हें सॉलिड एंगल भी बताना पड़ेगा और पूरा सॉलिड एंगल को डिराइव करना पड़ेगा। ओके, डेल्टा S1 डेल्टा S2 और फिर S1 S2 की वैल्यू पुट करो। ओके, तो तुम्हें लास्ट में पता चलेगा कि n और डेल्टा ओम तो कॉमन है, तो डिपेंडेंसी किस पे है? 1/r² पर, क्योंकि एक में है 1/r1², दूसरे में है 1/r2²। डन। तो वो क्वेश्चन, तो मतलब पूरे में से एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के। पूरी बड़ी थियरी 4-5 मार्क में आएगी नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? ओके।